गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह का तीसरा पाठ करेंगे। पथिक पाठ का क्या नाम है, मतलब कविता है, ये पद्य खंड में से है। तो तीसरी कविता है पथिक, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। आइए थोड़ा सा पहले हम त्रिपाठी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक आधुनिक युग के कवि हैं और इनका जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर के जौनपुर जिले में हुआ था। वहाँ पर इन्होंने जो अपनी विद्यालयी शिक्षा होती है उसके बाद उर्दू, संस्कृत, गुजराती और बांग्ला आदि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, हम लोग तो एक ही भाषा मुश्किल से करते हैं और आप लोग भी जैसे, और आप कभी भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी भाषा तक ही अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखा, उन्होंने और भाषाओं पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त किया है। तो उन्हीं में से राम नरेश त्रिपाठी जी भी हैं। स्वभाव से ये बड़े भ्रमणशील थे। भ्रमणशील मतलब घूमने फिरने वाले। इनको घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता था। प्रकृति में घूमना, प्रकृति से बातें करना, देशभक्ति की बातें, राष्ट्रीयता की बातें इनकी रचनाओं में मिलती हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। इनके जो है, मतलब जो जो इन्होंने लिखा है उसमें काव्य भी, उपन्यास, निबंध, समालोचना और संपादन आदि भी इन्होंने किया है। इन्होंने बालकोपयोगी यानी बालकों के लिए जो उपयोगी होती हैं वो साहित्य भी, और स्त्रियों के लिए जो उपयोगी होता है वो साहित्य भी काफी मात्रा में लिखा है। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दो प्रकार की काव्य रचना भी की है। मुक्तक होता है जिसमें हम, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे छंद वगैरह, तो जो हमारी मतलब काव्य या कोई भी ऐसा जो साहित्य है जिसको हम नियमों में बांध कर लिखते हैं, जैसे उसमें छंद था, यति गति का ध्यान रखना था, तो वो प्रबंध कहलाते हैं, जिसमें हम किसी भी एक नियम का पालन करते हैं, और जहाँ पर हम किसी नियम का पालन नहीं करते उसे हम मुक्तक कहते हैं। तो इनकी कविताएं मुक्तक भी हैं और इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। तो खंड काव्य में इनका है पथिक, मिलन, स्वपन, और मुक्तक में मानसी, एक ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें इन्होंने मुक्तक छंदों की रचना की है, मतलब मुक्तक शैली में लिखी है। इनकी विशेषताएं हैं कि इन्होंने, मतलब बताया भी था मैंने कि देशभक्ति से ओतप्रोत, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखा है, प्रकृति के लिए भी लिखा है, प्रकृति के बारे में भी बहुत सारा लिखा है। तो छायावाद का भी सौंदर्य इनकी उसमें दिखाई देता है। भाषा इनकी खड़ी बोली रही है, सरल है, सुबोध है, और इनका निधन 1962 ईस्वी में हो गया। तो ये था इनके बारे में इनका जीवन परिचय, जो आप लोगों को याद भी करना होता है। अब आइए हम इनकी लिखी हुई कविता पथिक करते हैं। क्या कहते हैं कवि इसमें? कवि ने बताया है कि मतलब मैं कहीं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर इनको प्रकृति का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, समुद्र के किनारे खड़े हैं। तो देखिए कैसे, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। देखिए क्या कह रहे हैं कवि कि प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मतलब हर क्षण यानी हर पल, नूतन नया वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला, रंग बिरंग, रंग बिरंगा, और निराला मतलब अद्भुत, बहुत ही अलग हटके, जो अलग है सबसे। तो ऐसा नया हर क्षण वेश बनाकर, कैसा? रंग बिरंग और रंग बिरंगा और अद्भुत वेश बनाकर रवि के सम्मुख थिरक रही है। रवि कौन? सूर्य। सूर्य के सामने थिरक रही है मतलब नाच रही है। नभ में वारिद माला, नभ मतलब आसमान, और वारिद माला बादलों की पंक्तियां। बादलों की पंक्तियां, या मतलब आपने देखा है कई बार, आसमान को देखा करो कभी ध्यान से, कभी शाम के समय, कभी सुबह, कभी जब सूर्यास्त हुआ होता है तभी तभी बादलों का उमड़ना घुमड़ना, अगर आप देखोगे तो कुछ क्षण के लिए वो ऐसे दृश्य होते हैं जो हमें बांध लेते हैं, यानी हमें बहुत आकर्षित करते हैं।
तो कवि भी वही बता रहे हैं कि आसमान में बादलों की पंक्तियां हर क्षण नया नया वेश बनाकर सूर्य के सामने नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं, नाच रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कवि का मन क्या चाह रहा है? देखिए, कह रहा है कि नीचे तो नीला नीला समुद्र है, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, यानी कि बहुत ही साफ पानी है जिसको हम नीला जल बोल देते हैं। ऐसा नीला मतलब समुद्र है जो मन को हर रहा है, और ऊपर नील गगन है, और ऊपर क्या है? नीला नीला साफ आसमान है। घन पर बैठ, घन मतलब घन किसका पर्यायवाची है? बादलों का। तो क्या कह रहा है कवि कि मेरा मन कर रहा है कि मैं घन पर बैठ, मैं बादलों पर बैठकर बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। इन दोनों के बीच में मैं विचरण करूं, मतलब घूमूं। किस पर बैठ के? बादलों पर। किन दोनों के बीच में? ऊपर नीला आसमान और नीचे मन को हरने वाला समुद्र। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। देखिए कवि क्या कह रहा है कि रत्नाकर, रत्नाकर कौन? समुद्र। एक पर्यायवाची है रत्नाकर भी। किसका? समुद्र का। तो रत्नाकर गर्जन करता है, यानी जो उसकी लहरें हैं वो क्या कर रही हैं? गर्जना कर रही हैं। मलया नील बहता है, और एक मलय पर्वत है जहाँ से बहुत ही सुगंधित वायु बहती है। तो कवि कह रहा है कि रत्नाकर तो गर्जन कर रहा है, और रत्नाकर हम ऐसे भी कह देते हैं, बहुत सारे रत्न प्राप्त होते हैं समुद्रों से, ठीक है, इसलिए रत्नाकर भी कहा जाता है उसे। तो समुद्र क्या कर रहा है? गर्जना कर रहा है, और मलय पर्वत से हवा, बहुत सुगंधित हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में, और मेरे हृदय में अपनी प्रियतमा को या अपनी प्रियसी को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरे हृदय में तो यह हौसला हमेशा ही भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। क्या कहा कवि ने कि मेरा मन ऐसा करता है कि जो ये विशाल मतलब बहुत बड़ा समुद्र है, विस्तृत है, मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है, इस समुद्र के जो ये महिमा में है, मतलब ऐसी महिमा, मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत दूर तक गया हुआ, ऐसी मतलब महिमा से युक्त है कि आंखों को मेरे को इतना आकर्षित कर रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस विशाल विस्तृत और मतलब महिमा से युक्त समुद्र के कोने कोने में, मतलब इधर भी उधर भी कोने कोने तक लहरों पर बैठ जाऊं, और वहां हर कोने कोने तक घूम कर आऊं, देख कर आऊं कि ये कहां कहां तक फैला हुआ है। देखिए दोबारा कवि क्या कह रहे हैं कि जो आसमान में बादलों की पंक्तियां हैं वो हर पल नया नया रंग बिरंगा और अद्भुत वेश बनाकर सूर्य के सामने नाच रही हैं। और क्या है? नीचे नील सरोवर, नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नीला आसमान है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच में घूमूं, मतलब विचरण करके आऊं। और यहाँ पर ये समुद्र गर्जना कर रहा है, मलय पर्वत से सुगंधित वायु बह रही है, और यही मेरे को हृदय में हमेशा ये हौसला भरा रहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महिमा युक्त समुद्र के हर कोने कोने तक इसकी लहरों पर बैठकर घूम आऊं, इसे देखाऊं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कवि कहाँ खड़ा है? कवि समुद्र के किनारे खड़ा है और ये सारा देख रहा है। कवि का नाम पूछ सकते हैं, रामनरेश त्रिपाठी। कविता का क्या नाम है? पथिक है। और कौन नया नया वेश बना रहा है? बादलों की पंक्तियां किसके सामने नाच रही हैं? रवि के सम्मुख, मतलब सूर्य के सम्मुख। ही ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो काव्य सौंदर्य होता है तो उसमें आपको इसके बारे में कि किस प्रकार से रचना की है, कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, तत्सम शब्द हैं, और खड़ी बोली है, मुक्तक काव्य है, मुक्तक छंदों की रचना है। मुक्तक छंद है मतलब
तो ये सारी बातें आपको भाषा के बारे में और किस प्रकार से लिखी है वो इसके काव्य सौंदर्य में बतानी है। संगीतात्मकता बता सकते हो, और जैसे जैसे है तो हम इसे दृश्य बिंब कहते हैं, दृश्य बिंब बता सकते हो कि दृश्य बिंब का वर्णन कर रखा है। अगला देखिए, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ही अनुराग भरी कल्याणी। सॉरी, देखिए क्या कह रहा है कवि। जहाँ कवि खड़ा है तो ये सूर्योदय का समय दिखा रखा है, निकल रहा है, निकल रहा है क्या, सूर्य निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दूर समुद्र के किनारे पे सूर्य जो है निकल रहा है, और आधा निकला है अभी, तो इसलिए क्या कहा है, निकल रहा है जल निधि। जल निधि किसे कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। जल निधि के तल पर मतलब उसकी सतह पर दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर मतलब सूर्य का, जो सूर्य का बिंब है, जो मतलब उसकी छाया सी है वो दिखाई दे रही है, आधा सा सूर्य निकला हुआ दिख रहा है। और कैसा लग रहा है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला कौन, लक्ष्मी जी को बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी के कंचन मंदिर, सोने के मंदिर का, कांत कंगूरा मतलब क्या है, बहुत ही सुंदर, कंगूरा मतलब गुम्बद, जैसे आपने देखा होगा ना मंदिरों की ऐसे चोटी होती है तो उसे गुम्बद बोलते हैं। क्या कह रहा है कवि कि ऐसा लग रहा है समुद्र के सतह पर सूर्य का आधा अधूरा बिंब निकलता हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे माँ लक्ष्मी के सोने के मंदिर का गुम्बद हो। और क्या लग रहा है, लाने को निज पुण्य भूमि पर, और ऐसा लग रहा है जैसे वहां से इस धरती पर यहाँ तक लाने के लिए, समुद्र के किनारे है ना, तो कहा है जैसे वहां से जहाँ से निकल रहा है और वहां से यहाँ तक, यानी अपनी पृथ्वी पर, अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए, लाने को निज पुण्य भूमि पर, निज मतलब अपनी इस पुण्य भूमि पर, लक्ष्मी की असवारी, लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी। रत्नाकर मतलब समुद्र ने, निर्मित कर दी मतलब बना दी है, स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने की कोई बहुत ही सुंदर सड़क बना दी है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ लक्ष्मी की सवारी आएगी और उसके लिए समुद्र ने सोने की सड़क तैयार कर दी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सागर निर्भय होता है, उसे किसका डर नहीं है, दृढ़ है, गंभीर भाव से क्या कर रहा है, गरजना कर रहा है, मतलब उसकी लहरें गरज रही हैं, मतलब आ जा रही हैं। लहरों पर लहरों का आना, और एक लहर फिर दूसरी लहर, इस तरह से लहरों के बाद लहरों का आना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। तो कवि कहता है कि मुझे बताओ कि क्या इस सुख से ज्यादा भी कहीं सुख प्राप्त कर सकता है कोई प्राणी, यानी कि नहीं कर सकता। और इस बात को तुम भी अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। तो हे मानव जाति के लिए भी कह सकते हैं, उनकी प्रेयसी या प्रियतमा के लिए भी कह सकते हैं कि हे प्रेम से भरी हुई कल्याणी, तुम इस बात को अपने हृदय से अनुभव करो कि क्या इससे ज्यादा सुख कोई प्राणी कहीं और भी प्राप्त कर सकता है, यानी कि नहीं कर सकता। एक बार फिर देखिए, कवि कह रहे हैं कि समुद्र की सतह पर सूर्य का आधा अधूरा निकला हुआ मतलब हिस्सा जो है, उनका बिंब है, वो ऐसा लग रहा है जैसे माँ लक्ष्मी, यानी हम लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं, तो माँ लक्ष्मी के सोने के मंदिर का कोई कंगूरा यानी गुम्बद दिखाई दे रहा हो, और समुद्र ने माँ लक्ष्मी की सवारी को अपनी इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए सोने की सड़क बना दी हो, और समुद्र बहुत ही निर्भय दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा है, और लहरों पर लहरों का आना बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो हे अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रेम भरी कल्याणी,
मानव जाति के लिए भी बोल सकते हैं और उनकी प्रियतमा के लिए भी बोल सकते हैं कि तुम भी ये बात अपने हृदय से महसूस करो, अनुभव करो कि क्या कोई प्राणी इससे ज़्यादा सुंदरता और कहीं प्राप्त कर सकता है, इससे ज़्यादा सुख कहीं और प्राप्त कर सकता है। यानी कवि कहता है कि इतनी जितनी प्रकृति का ये सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य सुख हम कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगला देखिए, वही है इसी तरह जैसे मैंने पहले में बताया था आपको पैराग्राफ में कि छोटे प्रश्न और इसका काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य। भाव में तो वही आ जाता है जो इसका मेन थीम होता है, वही हम इसके भाव में ले देते हैं कि कवि ने समुद्र तट के किनारे माँ लक्ष्मी के मंदिर और मतलब सूर्य को माँ लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा कहते हुए कहा है कि जैसे सोने की सड़क बना दी हो, ये सब दे देंगे। और काव्य सौंदर्य में आप इसके भाषा बताएंगे, खड़ी बोली है, माधुर्य गुण है और मुक्तक काव्य है, ये सारी बातें बता देंगे। तत्समनिष्ठ शब्द हैं, दृश्य है, तो ये सब बताएंगे। अगला देखिए, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। यानी देखिए कवि ने क्या कहा कि ये तो पहले तो समुद्र का वर्णन किया, अब ये रात्रि का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब गंभीरतम यानी जब गंभीर अंधेरा, जब रात होती है, आधी रात में गंभीर अंधेरा सारे जग को ढक लेता है। क्या कहा? जब गंभीरतम यानी जब गंभीर अंधेरा जो है, अंधकार, वो अर्धनिशा मतलब आधी रात में जग को ढक लेता है, इस पूरे संसार को ढक लेता है। जब गहन अंधकार आधी रात में इस संसार को ढक लेता है और क्या करता है? अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तो जो आसमान है उसकी छत पर क्या कर देता है? तारों को कहीं कहीं छिटका देता है, मतलब बिखेर देता है। सस्मित मतलब आधी रात हो गई थी, तारे छिटके हुए हैं, उसके बाद क्या शुरू होता है? सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित मतलब बहुत ही सुंदर, आनंदित, पुलकित शरीर वाला। जगत का स्वामी कौन? कौन जगत का स्वामी? सूर्य। तो क्या कहा है? जब रात्रि जाने को होती है तो बहुत ही सुंदर और आनंदित पुलकित शरीर वाला जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। मृदु मतलब धीमी धीमी गति से आना शुरू करता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और निकलते निकलते तट पर पहुंच जाता है और तट पर खड़ा होकर ऐसा लगता है जैसे वो गंगा के गीत गा रहा हो, मधुर मधुर गीत गा रहा हो। उससे ही विमुग्ध हो मतलब उसकी इस तरह से निकलने वाली छटा को देखकर मतलब चांद भी इतना मुग्ध हो जाता है आसमान में और उसे देखकर हंस देता है कि आ गए सूर्य महाराज। तो क्या कहा कि जब जगत का स्वामी बहुत ही आनंदित और पुलकित शरीर के साथ धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होता है और ऐसा लगता है जैसे गंगा नदी के तट पर खड़ा होकर मधुर मधुर गीत गा रहा हो, तो चांद भी उसे आसमान में इस तरह निकलता हुआ देखकर हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से, और जब सूर्य निकलने को होता है तो क्या होता है? वृक्ष जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो विविध पत्तों पुष्पों से। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा पौधों को कि शाम के समय वो थोड़ा सा मतलब नीचे की साइड में मुंह कर लेते हैं, गिर से जाते हैं, कहने का तात्पर्य है। और जब सुबह होती है तो सारे के सारे पत्ते और फूल बिल्कुल खिलकर चहक, ऐसा लगता है जैसे वो भी महक उठे हैं। तो यही बताया गया है इसमें कि वृक्ष भी अलग अलग प्रकार के पत्तों और फूलों से अपने तन को, अपने शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, और पक्षी तो इतने खुश हो जाते हैं कि अपनी खुशी को संभाल ही नहीं पाते हैं और चहकना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह सुना होगा ना
कलरव, कलरव बोलते हैं जैसे पक्षी, तोते, मोर, चिड़िया आदि जो बोलना शुरू करते हैं वो खुश होकर, तो कहा है कि पक्षी तो अपने खुशी को संभाल ही नहीं पाते और चहकना शुरू कर देते हैं। फूल सांस लेकर सुख की, और फूल भी सुख की सांस लेकर ऐसा लगता है जैसे इतने आनंदित हो गए हैं कि वो भी अपनी महक को बिखेरना शुरू कर देते हैं, महक उठते हैं, यानी उनमें खुशबू आएगी तो सारा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। तो यही इस पैराग्राफ में बताया है कवि ने। देखिए एक बार दोबारा कि रात के समय गहन अंधकार, आधी रात के समय जब गहन अंधकार पूरे संसार को ढक लेता है और फिर आसमान में तारों को छिटका देता है, यानी आसमान में चारों तरफ तारे ही तारे बिखर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बहुत ही सुंदर और आनंदित पुलकित शरीर वाला हमारा जगत का स्वामी यानी सूर्य धीमी धीमी गति से आता है। ऐसा लगता है जैसे गंगा के तट पर खड़ा होकर मधुर गान कर रहा हो, मधुर गीत गा रहा हो, और उसे इस प्रकार से निकलता हुआ देखकर आसमान में चांद भी हंस देता है, और वृक्ष भी अपने शरीर को नए नए पत्ते और फूलों से, विभिन्न प्रकार के पत्तों और फूलों से सजा लेते हैं। पक्षी भी खुश होकर चहकना शुरू कर देते हैं और फूल भी महक उठते हैं। तो ये वर्णन किया है इस पैराग्राफ में। इसी जैसे पहले किए हैं, छोटे प्रश्न भी, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, इसमें से देंगे आप। अगला देखिए, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। क्या कहा, वन उपवन बाग बगीचे, वन तो समझते ही हो जंगल, उपवन बाग बगीचों को बोलते हैं, गिरी पर्वत, सानु समतल, कुंज जहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ों की मतलब लगा दिए जाते हैं उसे कुंज बोला जाता है, लताओं का समूह कह सकते हैं। मेघ बरस पड़ते हैं, बादल बरसना शुरू कर देते हैं, वन में, उपवन में, पर्वतों पर, समुद्र मतलब समतल जगह पर, और लताओं के जहाँ समूह होते हैं वहाँ पर। ऐसा मतलब जब बारिश शुरू होती है तो क्या कह रहा है कवि, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। क्या कह दिया कि मेरी तो आत्मा इतनी खुश हो जाती है, प्रलय आ जाती है आत्मा में, और आंखों से खुशी के आंसुओं की झड़ी लग जाती है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, कैसा मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। देखिए क्या कहा कवि ने कि जब वन में, उपवन में, बाग बगीचों में, पर्वतों पर, समतल जगह पर, लताओं के समूह पर जब बादलों की वर्षा मतलब जब मेघ बरसना शुरू करते हैं तो इतना सुंदर दृश्य होता है कि मेरी आत्मा में तो मानो प्रलय आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और वो बाढ़ क्या होती है, नयन नीर झड़ते हैं, आंखों से खुशी के अश्रुधारा निकलनी शुरू हो जाती है। तो क्या कहा है कि मेरे आंखों से तो पानी की मतलब नीर की झड़ी लग जाती है, मेरी आत्मा में खुशी की प्रलय आ जाती है और आंखों से खुशी के आंसू झड़ने लग जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि मतलब हे प्रिय, इन सब पढ़ो पढ़ो, कहाँ कहाँ पढ़ो, लहरों पर, तट मतलब किनारा, तृण तिनके तिनके पर, तरु पेड़ों पर, गिरी पर्वतों पर, नभ आसमान में, किरण किरणों पर, जलद पर, जलद मतलब बादलों पर। यानी कि ये जो मधुर कहानी, जो विश्व का भी मन को मोहने वाली ऐसी मधुर कहानी जो इन सारी चीज़ों पर लिखी हुई है, उसे तुम भी पढ़ो। यानी कवि हम सभी को, इस पूरी मानव जाति को अपनी प्रीतमा के साथ साथ संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम भी इस पूरे संसार को मोहित करने वाली हर चीज जो प्रकृति की है, चाहे वो तिनका है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, समतल है, जो भी प्रकृति के द्वारा इस पर विश्व का मन को मोहने वाली जो लिखी हुई है गाथा, तुम भी सब इसे पढ़ो, जो कहानी लिखी हुई है उसे पढ़ो।
कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, ये कितनी अच्छी, कितनी उज्जवल पवित्र प्रेम कहानी है। मेरा तो मन करता है कि मैं इसका अक्षर बन जाऊं। क्या करूं? जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। मेरा तो मन करता है कि मैं इसका अक्षर बन जाऊं और फिर पूरे संसार की वाणी बन जाऊं। अक्षर बन के वाणी का रूप ले लूं। अक्षर ही तो वाणी के रूप में हम बोलते हैं। तो कवि ने क्या कहा? मेरा जी करता है कि मैं इस इतनी अद्भुत और मन को मोहने वाली प्रकृति की जो कहानी है, इसके अक्षर बनकर पूरे विश्व की वाणी बन जाऊं। यानी पूरे विश्व में मैं चाहता हूं प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करना। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित। और कवि क्या कह रहा है कि जो वैसे सुख होते हैं ना, जो भौतिक सुख हैं, वो तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। आप कोई भी ऐसे सुख देखिए जो भौतिक सुख है, चाहे मान लो आज आपके पास बाइक नहीं है और आपको बाइक दे दी गई है किसी के द्वारा, या पिता के द्वारा गिफ्ट कर दी गई है, या किसी के भी द्वारा, और क्या होगा? थोड़े समय आप उसे रोज धोओगे, साफ करोगे, कपड़ा ढकोगे, और उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे वो बाहर खड़ी रहेगी, धीरे धीरे किसी दोस्त को दे दोगे ले जाने के लिए, फिर गिर जाएगी, टूट जाएगी। मतलब क्या है? उसकी जो सुंदरता है या जो उसका सुख है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है, वो खत्म हो जाएगा। भौतिक सुख है ये। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि प्रकृति का जो सुख है वो स्थिर है, हमेशा के लिए रहने वाला सुख होता है। आज भी हम देख के पेड़ पौधों को, बरसात को देख के आज भी खुश होते हैं, बहुत पहले भी खुश होते थे और बहुत बाद आगे आने वाले समय में भी हम खुश होंगे। मन कितना खुश हो जाता है। जैसे अभी कह रहे हैं प्रदूषण कम हो गया है, तो आप लोग देख रहे होंगे जो पक्षी, साइंटिस्ट भी दुखी हो गए थे इस बात से कि पता नहीं पक्षियों की प्रजातियां कहाँ चली गई हैं। चिड़िया दिखाई नहीं देती थी, आज फिर चिड़िया, मोर घरों के आसपास आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो प्रदूषण कम हो गया है, प्रकृति अपने यौवन पे है, कह सकते हैं आप, कि बड़ी सुंदर रूप उसने फिर धारण कर लिया है। लेकिन कोरोना की वजह से मानव जाति में जो भूचाल आया हुआ ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन हम बात प्रकृति की कर रहे हैं, तो प्रकृति इस समय अपने यौवन पे है, मतलब सुंदरता धारण किए हुए है। क्या कहा कि जो प्रकृति की सुंदरता है वो स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित करने वाली, हमेशा आनंद देने वाली है, सदा शांति सुख कर है और शांति और सुख देने वाली है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। और क्या कह रहा है कवि कि ये तो जो प्रकृति के प्रेम का जो राज्य है ये परम सुंदर है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अतिशय मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। तो एक बार फिर देखिए, कवि ने इसमें बरसात के मौसम का और प्रकृति का जो सुंदरता का वर्णन किया है कि जब वनों में, उपवन में, पहाड़ों पर, समतल जगह पर, लताओं के समूह में जब मेघ बरसते हैं, वर्षा होती है, तो कवि क्या कहता है कि मेरे हृदय में प्रलय आ जाती है खुशी की, और वो बाढ़ जो है वो आंखों के माध्यम से नीर बनकर झड़ती है। तो कवि कह रहा है कि हे मानव जाति, तुम भी, पूरी की पूरी मानव जाति को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि तुम भी जो विश्व की प्रकृति के ऊपर जो कहानी लिखी हुई है, मोहने वाली, विश्व को मोहने वाली, वो पढ़ो। यानी सारी प्रकृति पर हमने जिक्र किया था, लहरों पे, तट पे, तृण पे, तिनका तिनका, पेड़ों पे, पहाड़ों पर, आसमान में, बादलों पर, जो भी कहानी प्रकृति ने लिख रखी है उसे तुम भी पढ़कर देखो। यानी तुम भी प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाकर देखो। ये कितनी मनोहर है, पवित्र है, उज्जवल है ये प्रेम कहानी। मेरा मन करता है कि मैं प्रकृति का अक्षर बनकर पूरे विश्व की वाणी बन जाऊं, मतलब सारी जगह इसकी सुंदरता का बखान करूं। क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता जो है वो स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित करने वाली है, सदा शांति देने वाली है। और ये प्रकृति का जो प्रेम है, ये राज्य जो प्रेम का राज्य है, वो बहुत ही सुख प्रदान करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये थी आपकी कविता पथिक, जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित थी। मैंने आपको बताया था कि ये प्रबंध काव्य भी इन्होंने लिखा है, मुक्त काव्य भी लिखा है। तो ये कविता इनकी मुक्त काव्य की है। आपने देखा होगा इसमें बहुत ही अच्छे बिंबों की रचना की गई है। बिंब मतलब दृश्य दिखाए हैं आपको, जैसे समुद्र का दिखाया, सूर्य का दिखाया, बरसात का दिखाया, ये इनको दृश्य बिंब बोलते हैं, ठीक है। और तत्सम
निष्ठ शब्दों की वो कर रखा है, उपयोग कर रखा है। भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है। तो ये आप इसके काव्य सौंदर्य में बता देंगे। भाव जो होता है इसका वो आप बता सकते हैं आसानी से। तो ये आपकी कविता थी। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसमें से छोटे प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न सारे आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।